जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो चुका है और उसके बाद हर क्षेत्र के एक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं कि इस युद्ध से हमने क्या खोया और क्या पाया। उपलब्धियां तो बहुत रही हैं, लेकिन जो मैं आज चर्चा आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं वो विदेश नीति को लेकर है। मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत से लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारी विदेशी नीति विफल रही और दुनिया का कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान के साथ कुछ देश खुलकर सामने आए। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अगर इसको हम बारीकी से देखें और इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों को हम अध्ययन करें, उसका विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि जिन परिस्थितियों में आज पूरी दुनिया है, ऐसे में हमने जो संघर्ष पाकिस्तान के साथ किया, उस संघर्ष में हम कूटनीतिक रूप से बहुत सफल रहे, मेरा ये मानना है। सिलसिलेवार हम इसको लेते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका के साथ पिछले इस सरकार का, विशेष करके मोदी सरकार का बड़ा दोस्ताना संबंध रहा और इसको पक्ष और विपक्ष दोनों मानते हैं कि अमेरिका कभी भी किसी का साझेदार नहीं है। वो व्यापारिक साझेदार है, ना कि किसी का सामरिक साझेदार है। अगर आप उससे हथियार लेते रहिए या उसे आपको लाभ दिखता है तो आपके साथ खड़ा है, अगर उसको आपसे लाभ नहीं दिखता तो आपके साथ नहीं खड़ा है। जैसा कि ट्रंप के तमाम बयानों ने आपको स्पष्ट भी किया। पहले ट्रंप साहब ने कहा कि मैंने समझौता करा दिया, पाकिस्तान ने धन्यवाद कहा, लेकिन भारत ने उसको बिल्कुल एक सिरे से नकार दिया और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब को, जिसको आजकल हम लोग हमारे देश में एक मीम में सरपंच के रूप में दिखाया गया है, सरपंच साहब ने उसको फिर स्वीकार किया और एक खिसियाए व्यक्ति की तरह उन्होंने कहा कि मैं एप्पल से कहता हूं कि भाई अब रहने दो, तुम वहाँ फैक्ट्री मत लगाओ, भारत अपना ध्यान खुद ही रख सकता है। चलो, आपने कहा हम आत्मनिर्भर हैं और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, विज्ञान में नहीं है, तकनीक में नहीं है, तो कम से कम हम युद्ध में तो आत्मनिर्भर हो ही गए। ये आपने एक हमें सिद्ध कर दिया। दूसरा, हम अगर इसको पकड़ते हैं चीन को, तो चीन से पिछले 30-35 सालों से हमारी क्या स्थिति रही है हमारे संबंधों को लेकर, वो कोई किसी से छिपा नहीं है। चीन हमेशा से मौका ढूंढ रहा है किस तरह भारत को उसकी प्रगति को रोका जाए और उसको इस तरह के सामरिक युद्धों में या संघर्षों में उसको उलझाकर और उसका पैसा या उसका ध्यान इस तरफ को डाइवर्ट करके उसके विकास को रोकने का हम प्रयास करें। और वो लगातार इसको कर भी रहा है, प्रत्यक्ष रूप से भी किया उसने और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को भी सारी ताकत उससे ही मिल रही है। अब अगर हम इसको देखें तो इस संघर्ष में चीन बड़ा ऊहापोह की स्थिति में था। एक कदम आगे बढ़ता था, 2 कदम पीछे हटता था। कहता था कि पाकिस्तान की संप्रभुता का हम सम्मान करते हैं और कोई अगर ये पाकिस्तान पे कोई अगर इस तरह का अवसर आएगा तो हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे। दूसरी तरफ वो कहता था कि हम हर तरह के आतंकवाद की निंदा भी करते हैं। इसी से लगे हुए मैं रूस की चर्चा भी कर लूं। लोग कहते हैं इस बार रूस खुलकर भारत के साथ नहीं आया, तो जितना हम रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध में साथ आए, लगभग उतना ही रूस भी हमारे साथ रहा। हमने उससे कहा कि भाई किसी भी देश की संप्रभुता का हम समर्थन करते हैं और बातचीत होनी चाहिए, रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त होना चाहिए। उसके बाद भी हमने रूस से तमाम विरोध के बाद, अमेरिका और यूरोप के विरोध के बाद भी हमने रूस से तेल खरीदा और उसको हमने लाभ पहुंचाया। तो यहाँ मैं 2 चीज़ों पे रूस देखता हूँ। रूस पहला ये कि रूस ने भी लगभग आतंकवाद की निंदा करते हुए और जो उसने पहले से हमसे डील की थी हथियारों की, उसको माना। और रूस एक तरह से तटस्थ की भूमिका में रहा। कुछ लोग शायद भूल जाते हैं, उनको पता नहीं है कि रूस इससे पहले भी जब यूएसएसआर था तो 1965 में भी उसने ही भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया था, ताशकंद समझौता,
जिसमें भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, भारत को दबाया गया था। ये शायद लोग भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, क्योंकि इतिहास भारतीयों को भूलने की बहुत आदत है। तो रूस ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये तनाव आगे बढ़ता और स्थिति आगे बढ़ती तो निश्चित तौर पे रूस जो है हमारे साथ खड़ा रहता। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान है कि हमने कूटनीतिक रूप से रूस के माध्यम से कहीं ना कहीं चीन को रोकने में सफलता पाई। नहीं, चीन के साथ कोई दिक्कत नहीं थी कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर और पूरे आक्रमण, जिससे तुर्की ने 4 कदम आगे बढ़ाया और उसने अपने शिप भेजे और अपना ड्रोन भेजे और अपने आदमी भेजे और खुल के बोलता रहा। लेकिन आप देखिए कि चीन, जो कि ज़्यादा हमारा बड़ा दुश्मन है, वो चुप रहा। मुझे लगता है कि ये हमारी कूटनीतिक सफलता रही कि रूस के माध्यम से हमने चीन को भी तटस्थ बनाए रखने में सफलता पाई। ये मेरा अपना मानना है। अब हम आगे बढ़ें तो एशियाई देशों में देखें अगर हम, तो एशियाई देशों में सबने आतंकवाद की निंदा करी। हम अगर अपने पड़ोस के देशों को ले लें, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो या भूटान, या वो स्थिति आई नहीं कि कोई देश खुलकर किसी देश के सामने आते। वो देश भी आतंकवाद की निंदा करते रहे। एक बांग्लादेश में थोड़ा सा इस समय सत्ता परिवर्तन हुआ है और वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, लेकिन बांग्लादेश भी मुझे लगता है कि वो बड़ी बारीकी से देख रहा था कि यहाँ निपटो, उसके बाद हमारा भी नंबर ना लग जाए कहीं, तो वो भी चुप्पी साधे ही बैठा रहा। यूरोप देखिए क्या है, यूरोप से जयशंकर साहब लगातार लोहा ले रहे हैं और यूरोप को खरी खोटी सुना रहे हैं। यूक्रेन और रूस के संघर्ष में यूरोप भारत से बहुत कुछ चाहता था और जयशंकर साहब ने बिल्कुल उसकी उलट अपनी विदेश नीति रखी और उन्होंने कहा कि भाई देखो, यूरोप का दर्द तो सारी दुनिया का दर्द है और दुनिया का दर्द से यूरोप को कोई लेना देना नहीं। हमारे देश में का किसमें हित है, हम वो काम करेंगे। दुनिया के हित में क्या है, इसका हमें सोचने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो रूस को उन्होंने काफ़ी चुनौतियां दी थी, यूरोप को, क्षमा करिए, यूरोप को। और यूरोपीय देश की स्थिति भी अब ये निर्णायक नहीं रही कि मजबूत इतने रहें, लेकिन उन्होंने भी, सबने आतंकवाद की निंदा करी। यूरोप भी हमारे साथ खड़ा रहा। एशिया हो गया, यूरोप हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया और रूस की हमने चर्चा करी। अफ्रीकी देशों से लगातार हमारे संबंध अच्छे रहे और अफ्रीकी देशों की अभी स्थिति ऐसी रही नहीं कि कभी वो इस तरह के संघर्षों में किसी देश की तरफ खड़े हों या विरोध करें। अब आता है संबंध OIC का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत भारत और पाकिस्तान के संघर्ष को रोकने की बात करी और अगर तुर्की, अजरबैजान जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे तो भारत के साथ भी मुस्लिम जो देश हैं, जैसे ईरान है या सऊदी अरब है, अरब अमीरात है या और अन्य तमाम ऐसे देश हैं, जो मिस्र है, जो देश कहीं ना कहीं उनका झुकाव भारत की तरफ था। और यही कारण है कि मुस्लिम देशों से जो समर्थन की उम्मीद पाकिस्तान को थी या जो पहले मिला करती थी, वो नहीं मिल पाई। तो अगर हम पूरी दुनिया को परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करके देखते हैं तो हमें कहीं नहीं लगता है कि हम अपनी कूटनीति में विफल रहे। मुझे तो लगता है कि हमारी कूटनीति सबसे बड़ी क्या थी कि हम आत्मनिर्भर, मतलब हमने अपनी ताकत पर पाकिस्तान को चुनौती दी थी और हम उस चुनौती में अपने टारगेट को पूरा करने में सफल रहे और हमने दुनिया में स्थापित करके ये सिद्ध कर दिया कि अगर हमारे ऊपर कोई टेढ़ी नज़र रखेगा, हमारे ऊपर कोई नज़र उठाएगा, तो वही हश्र होगा जो हमने अभी पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया। तो मैं तात्कालिक उन परिस्थितियों के अनुसार देखूं या मैं पूरे पिछले 5 और 10 सालों की विदेश नीति के रूप में देखूं, तो हम पिछली सरकारों की अपेक्षाकृत जो उनके विदेश नीति रहा करती थी, उसकी अपेक्षा में हम बहुत सफल रहे और हम एक ताकत के रूप में पूरे विश्व में अपने को स्थापित करने में हमने सफलता पाई। तो दोस्तों, ये मेरा विश्लेषण था। समझ में आया होगा आपको मेरी बात। मेरे विचारों से आप सहमत असहमत हो सकते हैं और आप उस पर टिप्पणी करें। मैंने पूरी दुनिया को परिप्रेक्ष्य में रखा, विशेष करके रूस को। मुझे ये एकदम स्पष्ट दिखाई
दिखाई देता है कि रूस की ताकत का हमने दूसरी तरह का प्रयोग किया। रूस तटस्थ रहा, लेकिन चीन को भी तटस्थ करने में उसने अहम भूमिका निभाई होगी, ऐसा मेरा मानना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमने इस युद्ध को इतने कम समय में, या इस संघर्ष को, युद्ध हम नहीं कह सकते, इस संघर्ष को इतने कम समय में हमने नियंत्रित करके दूसरे लोगों को मौका ही नहीं दिया कि हमारी आग में रोटियां सेकें। आप इस बात को देखिए, ये भी तो एक विदेश नीति का हिस्सा है। तो दोस्तों, विदेश नीति को बहुत ही छोटे नज़रिए से, बहुत ही छोटे तरीके से देखना उचित नहीं होगा।